गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 एसएसटी और चैप्टर सेकंड आज पढ़ने वाले हैं। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है मैंने, कैसे ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में आए और ट्रेडिंग के पर्पस से ट्रेड करते करते उन्होंने कब ऑक्यूपाई करे हमारी टेरिटरी को और यहाँ पे 200 इयर्स तक राज किया। तो इसका जो है पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये स्टार्ट कैसे हुआ, तो इसके पेज नंबर 11 में मेंशन कर रखा है कि 18वीं सेंचुरी या उससे पहले जो है वहाँ के जो यूरोपियन किंग्स थे, जो वो उनकी डिज़ायर थी, ग्रीड थी कि मैक्सिमम वेल्थ वो समहाउ जनरेट करे, वेल्दी हो, और इसके लिए वो जो इंडिया से वहाँ पे सिल्क और कॉटन और स्पाइसेस की डिमांड थी बहुत ज़्यादा। यहाँ से जो जिस रूट से जाता था वहाँ पे उनको रेवेन्यू भी देना पड़ता था और कई बार वो रूट जो अपने आप में डेंजरस था। यहाँ पे एक नया नेवल रूट जो है वास्को डी गामा ने डिस्कवर कर ही लिया था, तो उस रूट से धीरे 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 इंडिया में जो है सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए और उसके अलावा जो दूसरी यूरोपियन कंट्री है वो भी आई और अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जो है वो प्रिवेल कर गए। उन्होंने हर चीज़ साम दान दंड भेद बोलते हैं, वार किया, यहाँ के जो है ब्राइब दी और जो है जो शिप्स हैं दूसरी कंट्रीज़ के, उनके शिप को डुबो दिया वाटर के अंदर, ब्लॉक कर दिया और फिर आखिर के अंदर वो यहाँ पे एकमात्र जो है ट्रेडिंग कंपनी रह गई, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये तो कैसे हुआ ये मैंने बताया, ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर रखा है पेज नंबर 11 के फर्स्ट पैरा। तो द ब्रिटिशर्स आर ओरिजिनली कम फ्रॉम ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी इन इट। अब वहाँ पे जब था ब्रिटिशर्स आए थे तो उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि यहाँ की लैंड को एक्वायर करने का, ज़मीन को एक्वायर करने का। इन 19 ये बात है 600 की, ठीक है ना, एडी की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ चार्टर फ्रॉम किंग एलिजाबेथ फर्स्ट। अब मतलब चार्टर का मतलब ये है कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि ईस्ट के अंदर इंडिया पड़ता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट दे दिया कि वो इंग्लैंड की इकलौती एक ऐसी कंपनी होगी जो इंडिया में आके और ट्रेड कर सकती है। तो इसका मतलब एक तो ये हो गया कि इंग्लैंड की दूसरी कंपनी थी उससे कंपटीशन सारा खत्म हो गया, राइट। तो दिस एलिमिनेट कंपटीशन फ्रॉम द अदर ट्रेडिंग ग्रुप्स इन इंग्लैंड। अब ये जो कंपनी गॉट एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ट्रेडिंग, द ट्रेडिंग कंपनीज मेड प्रॉफिट बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। तो ये एक्सक्लूड कर दिया दूसरी इंग्लैंड की कंपनी को और इसको बोलते हैं मर्चेंटाइजिज्म, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, मर्सेंटिलिज्म, राइट। तो ये पेज नंबर 12 के अंदर है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। लेकिन ये जो है यूरोपियन जो अलग दूसरी कंट्रीज है उनको आने से नहीं रोक सकती थी। खुद के जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी इंग्लैंड की दूसरी कंपनियों के लिए को तो अलाउ कर दिया कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई दूसरी कंपनी इंडिया में आके बिजनेस नहीं कर सकती, ट्रेड नहीं कर सकती। तो ये तो बता दिया कि इसको मर्सेंटिलिज्म बोलते हैं। और लेकिन ये दूसरी तो आ ही रही थी और वो
उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे ब्लॉक किया वो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया, बाय ब्लॉकिंग देयर वे, बाय ड्रोनिंग देयर शिप्स और बाय वॉर। तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां ट्रेड स्टार्ट किया? बंगाल। समझिएगा, रूट सी रूट से आई और बंगाल के अंदर अपना पहला वेयर हाउस बनाया। वेयर हाउस मतलब गोडाउन। ये कब की बात है? हुगली के किनारे पे 1651। इसके बाद में 1696, तकरीबन 40 इयर्स के आसपास। इसके बाद में इन्होंने क्या किया? उस वेयर हाउस के चारों ओर फोर्ट बना लिया और उसके 2 इयर्स के बाद में 2 इयर्स लेटर इसके बाद में जो वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में मुगल थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको ब्राइब दी, ब्राइब और ईस्ट इंडिया कंपनी ने और 3 विलेजेस की जमींदारी ले ली, ताकि वो जमींदारी मतलब ये कि उन 3 विलेजेस से दे कैन टेक रेवेन्यू, वहां से वो रेवेन्यू ले सकते हैं, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, वैसे इन 3 विलेजेस से अब कौन रेवेन्यू कलेक्ट करता? बैग देने के बाद में ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स तो इंडियंस थे ही नहीं, तो कहीं से ये सही नहीं था, लेकिन दे मैनेज टू डू दिस बाय गिविंग bribe to their मुगल्स। इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जो था तब उसमें मुगल्स को, कुछ मुगल्स को देके ये मैनेज किया उन्होंने। इसके बाद में फर्दर क्या किया? बहुत बड़ी चीज की उन्होंने फर्दर जो औरंगजेब, मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने एक फरमान किया, फरमान, और उस फरमान के हिसाब से उनकी टेरिटरी में जितने भी थे एरिया आते हैं वहां पे ये ट्रेड कर सकते हैं, कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड। औरंगजेब का फरमान कि कंपनी जो है वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। मतलब औरंगजेब had allowed Britishers or East India companies to trade without giving duty. It means जो टैक्स जो है आपको बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए सरकारी खजाने में देना पड़ता था, वो देना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एक चीज और इम्प्लीकेशन इसका ये हुआ कि उसके आसपास के जो दूसरी है, जैसे बंगाल जैसी जगह है, तो वहां पे भी अंग्रेज जो है उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी विदाउट पेइंग ड्यूटी। क्योंकि जब उन्होंने रेजिस्ट किया तो उनको बताया कि औरंगजेब का फरमान है, जो कि उनको बड़ा नागवा गुजरा। They did not like it because they could not getting
रेवेन्यू, ट्रेड हो रहा है लेकिन रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। जैसे कि वही बात होगी कि आप पेट्रोल जो है अभी ले रहे हो 80 रुपीज पर लीटर, तो इस पे टैक्स लग रहा है, लेकिन अगर सबको अगर टैक्स हटा दें तो ये 40 से रुपीज भी नहीं रहेगा। ये मतलब 40 रुपीज के ऊपर आप तो केवल टैक्स दे रहे हो। तो ये टैक्स कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के जो है ट्रेजरी में जा रहा है। और ये ट्रेजरी कहाँ यूज होती है? जो अभी कोरोना आया या किसी तरह की रोड बननी है, ये सारी चीजें डेवलपमेंट वर्क है, उसमें ये सब चीजें यूज होती है। लेकिन अगर आप टैक्स ही पे नहीं करोगे समहाउ, आपका तो बहुत कम खर्चा लगेगा। इसी तरह अंग्रेजों को ये फायदा हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये फायदा हो गया, क्योंकि औरंगजेब के फरमान से उन्होंने उसको केवल उस एरिया में नहीं बाकी जगह भी वो फरमा दिखाया। और औरंगजेब की वजह से वो सारे जो है वो बॉन्ड थे वो फॉलो करने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि अगर बात नहीं मानेंगे तो औरंगजेब अपनी सेना के साथ अटैक कर देगा। बट ये तो बात हो गई, बात आगे कि लेकिन अब बात करते हैं ट्रेड लीड टू बैटल। अब यहाँ पे है ट्रेड लीड टू बैटल, और सबसे पहला बैटल था बैटल ऑफ प्लासी। तो ट्रेड लीड टू बैटल कैसे हुआ, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अब जो औरंगजेब जो है वो अल्टीमेटली जो है औरंगजेब, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान asserted his power and authority. बंगाल became an independent सूबा of all practical purposes. अब इंडिपेंडेंट हो गया बंगाल, और मुर्शिद अली खान एंड हिज सक्सेसर अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला वर स्ट्रॉन्ग रूलर्स। वो स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, and they did not let the company misuse their power, demand their large tribute for company's right to trade, and stopped it from extending its fortification. There are exchange of words, and both Nawab and the company blamed each other, and the Nawab was ruined the trade of company, and the company was depriving the British government of its revenue and its revenue. So जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, आफ्टर द डेथ बंगाल और इसके सूबे जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए। अब जैसे ही इंडिपेंडेंट हो गए तो जो इसके रूलर थे, सबसे पहला रूलर जो था वो मुर्शिद कुली खान था, उसके बाद अली वर्दी खान था, और उसके बाद सिराजुद्दौला था। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रूलर थे, और इसमें से कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने ब्लेम भी की, कई दौर की बातचीत चली, उन्होंने अंग्रेजों ने ब्रिटिशर जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, उन्होंने बोला हमको अलाउ करो, कुछ कंडीशन भी रखी, लेकिन उन्होंने सीधा मना कर दिया नवाब और उनके सक्सेसर ने। और अल्टीमेटली जो है वो आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान इन 70, अली वर्दी खान की डेथ हुई 1756 के अंदर। कंपनी ऑफिशियल ट्राई टू इंस्टॉल पपेट नवाब, लेकिन but did not succeed. Siradullah became angry of this development and asked company officials to stop interfering in local affairs. He also asked them to pay revenue and stop any further fortification. तो ये इन्होंने सीधा सिराजुद्दौला ने मना कर दिया कि हमारे इंटरनल मामले में कोई दखल अंदाजी मत करिए। और इसके बाद में उन्होंने रेवेन्यू जो लॉस हो रहा था उसका रेवेन्यू भी मांग लिया उन्होंने।
कि आप रेवेन्यू भी जमा कराएं। इसके बाद में जब नेगोशिएशन आपस में बातचीत फेल हो गई तो 30,000 की स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ में कासिम बाजार में मार्च करते हुए सिराजुद्दौला गए और कंपनी जब ऑफिशियल्स वर डिसआर्म एंड कैप्चर्ड, उनको डिसआर्म कर दिया और उनको कैप्चर कर दिया। द वेयर हाउस वर लॉक्ड एंड इंग्लिश शिप वर ब्लॉक, जो वेयर हाउस थे वहां पे स्टोर थे उनको लॉक कर दिया और उनके रास्ते को शिप्स को ब्लॉक कर दिया। द इंग्लिश शिप्स वर ब्लॉक एंड नवाब मार्च द कलकत्ता टू कंट्रोल ऑफ द कंपनी। अब कंपनी का फोर्स जो हमने डिस्कस किया था पहले, जो सबसे आते ही उन्होंने बनाया था, कब बनाया था? 1656 में उस फोर्ट को अपने कब्जे में करने के लिए कलकत्ता के लिए रवाना हुए। अब जब ये बात किसको पता पड़ी? रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव वाज द सेनापति था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो वो उनकी आर्मी थी मद्रास से, तो वहां से कलकत्ता पहुंची और कई राउंड की नेगोशिएशन हुई, बैठक चली और उसके बाद में जब बात नहीं बनी तो आपस में बैटल ऑफ प्लासी हुई। कौन से? 23 जून 1757। अब इसमें एक चीज और वाली बात ध्यान रखिएगा, इसके बाद कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन गेटिंग क्लोज एसोसिएट। अब कहते ये हैं कि जो मीर जाफर था, जो बहुत सिराजुद्दौला का ट्रस्टवर्दी था, वो बैटल को उसने लीड किया और वो अंग्रेजों से मिल गया और बिना लड़े ही सिराजुद्दौला जो है डिफीट हो गया, क्योंकि उन्होंने जाके सीधा अंग्रेजों से मिल लिया और सैनिकों को लड़ने से मना कर दिया, जिसकी वजह से जो है सिराजुद्दौला जो है वो हार गए। और इसके बाद में मीर जाफर को जो है वो अवध का यहाँ का नवाब बना दिया बंगाल का। अब मीर जाफर के बनने के बाद में वो उसको सेम जो है बोला कि इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब कंपनी जो है कंपनी ने मीर जाफर और इसके बाद में मीर कासिम, मीर जाफर और मीर जाफर को जब उसने रजिस्ट किया, पहले तो उसको पपेट बनाया सिराजुद्दौला के बाद में ये, और इससे फिर डिमांड करने लगे रेवेन्यू कितना, इतना रेवेन्यू हर आपको देना पड़ेगा हर पीरियड। इसके अंदर कंपनी है नॉट डिमांडेड अ मंथली पेमेंट ऑफ 5 लाख पर मंथ फ्रॉम मीर जाफर, जो फॉर वायर फाइनेंस अरेंजमेंट। और इसके डेथ के बाद में 19 से रजिस्ट किया। आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर तो उनकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया एज ए पपेट नवाब। और मीर जाफर के डेथ 1965 द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड
company as a diwan of the province of Bengal. This gave company as a access to vast resources of revenue in Bengal. वास्ट रेवेन्यू का क्या दीवान अब उन्हीं का अपॉइंट हो गया। जब उन्हीं का अपॉइंटेड हो गया तो अब वास्ट रिसोर्सेज जो है वो और रेवेन्यू की जनरेट होने लगी, गुड्स भी आउटफ्लो होने लगा जो पहले स्लो हो गया। अब बात करते हैं नैबोक्स क्या होते हैं, व्हाट इज नैबोक्स। तो नवाब आपने पढ़ा है, नवाब का मतलब ही पता है, बंगाल के रूलर थे वो जो है वो नवाब बोलते थे। अब नैबोक इज ए एंग्लो वर्ड, एंग्लो इंग्लिश वर्ड। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे जैसे रॉबर्ट क्लाइव या बाकी जो ऑफिशियल्स और उनके वॉरियर्स ब्रिटिश से इंडिया आए थे और इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत सारा जो है रेवेन्यू जनरेट किया अपने लिए। ऑफ कोर्स कंपनी के लिए तो किए था, साथ में ब्राइब खाई और अपने पास भी बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और वो पैसा इकट्ठा करके कलेक्ट करके वापस जब वापस ब्रिटेन लौटे थे इंग्लैंड इज द राइट वर्ड अपने इंग्लैंड लौटे थे, सो तब उनको उनके पास में जो बहुत ज़्यादा एसेट्स था, बहुत ज़्यादा पैसा था, जिसकी वजह से वो अचानक सोशल इकोनॉमिकली बहुत ऊपर चले गए थे, उनको नैबोक्स बोला गया। वहाँ के वर्ड में इनको वर्ड दिया गया। हालांकि उनको वहाँ पे सोशली उनका मजाक भी उड़ाया करते थे, कार्टून भी बना करते थे। तो कंपनी ऑफिशियल बिकम, टाइटल इसमें यही है, कंपनी ऑफिशियल बिकम नैबोक्स। व्हाट डे, अब आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल proposed to give and vast sum of money to personal gift to company official। अब देखिए हार गए, हारने के बाद में हट गए, नवाब जो का दीवान अपॉइंट हो गए, बाद में जो है ये क्या करते थे, ये कंपनी के ऑफिसर्स को महंगे गिफ्ट देते थे। रॉबर्ट हिमसेल्फ जो खुद का भी है, उन्होंने भी चेन्नई में थे और इंग्लैंड के अंदर जब आए थे, जब इंग्लैंड तो किस एज में आए थे, 743 पे एट एज ऑफ 18 ईयर। और व्हेन इन 67 ही लेफ्ट इंडिया। कब लेफ्ट किया इन्होंने, 1767 में लेफ्ट किया। तो तब उनके पास में आप देखो, मैं फिगर लिखने वाला हूं, इतना एसेट था। 4,11,102 पॉन्ड। कब की बात है, 1767 की। और तब इतना पैसा होना अपने आप में अरबपति खरबपति वाली बात हो गई। तो इस वर्क के साथ वो लौटे थे। हालांकि उनको गवर्नर बाद में बनाया था 1764 के अंदर, और ये बोला था कि वो करप्शन देके ध्यान रखे, करप्शन नहीं हो, जो खुद इसमें करप्टेड थे। पार्लियामेंट में भी उन पर केस चलाया था, क्रॉस एग्जामिन किया था 1772 पे। ब्रिटिश पार्लियामेंट सस्पिशियस फॉर वास्ट वेल्थ क्वेश्चनरी की थी, हालांकि उनको छोड़ भी दिया था, लेकिन उन्होंने 1774 में सुसाइड कमिट कर दिया था। तो आप चाहें तो उनके बारे में थोड़ा पढ़े, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव वाज
one of the person in the brave person in history or in perspective of England, जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर जमा पाई, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो है ना क्रूशियल रोल प्ले किया था जब इंग्लैंड की और ईस्ट इंडिया कंपनी लीड करते हुए रॉबर्ट क्लाइव की जो है वार हुई थी फ्रांस के आर्मी के साथ में टू ऑक्यूपाई, कौन ऑक्यूपाई करेगा इंडिया को। और उस टाइम में रॉबर्ट क्लाइव का जो वॉर की स्किल थी वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, और उसी वजह से कंपनी इतने टाइम तक इंडिया में जो है राज कर पाई। इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हम्बल और ऑनेस्ट इंग्लैंड के ऑफिशियल्स भी थे, अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम किया था। बहुत सारे करप्ट भी थे जिन्होंने मनी वेल्थ बनाई थी और वापस इंग्लैंड लौटे थे। तो जो इंग्लैंड वापस रिटर्न किया वेल्थ बना के, उनको नेबोब्स का वर्ड दे दिया रिच। एंग्लो वर्जन है इंग्लैंड का क्लाइमर्स ऑफ सोसाइटी विच रिडिक्यूल्ड आर मेड फन ऑफ ऑन प्ले एंड कार्टून। वहाँ पे प्लेज और कार्टून में बाद में इनका फन भी उड़ाते थे। फिर इसके बाद बात करते हैं हम कंपनी रूल एक्सपांड। तो कंपनी रूल ने कैसे एक्सप्लेन किया था। ये डिटेल में हम अलायंस की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम सब्सिडरी अलायंस कैसे उन्होंने दूसरे, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे तो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस बनाया। पहले जाते थे, उनकी कंडीशन देखते, इकोनॉमिकल, जियोग्राफिकल, कल्चरल। उसके बाद में वो उनको लगता था कि जो स्टेट है ये स्टेट को कैसे वो हथिया सकते हैं, कैसे उससे फ़ायदा ले सकते हैं। वैसे वो इंग्लैंड जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले या ब्रिटिशर्स डील करते थे। तो इसके बारे में सब्सिडरी अलायंस इस वजह से बनाया था उन्होंने। टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे और वार विद मराठा के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। इसकी जरूर आप घर पे प्रिपरेशन करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसको। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके हर एक टॉपिक के डिटेल में जाइएगा। थैंक यू।